नेक्स्ट आता है फोर्थ यूनिट के अंतर्गत। अभी हमने पढ़ा भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और दर्शन को देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के अंतर्गत प्रवेश करने से पूर्व उनके पारिवारिक जीवन का वातावरण राजनीतिक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म नवंबर 1889 के अंतर्गत इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे और वे हिंदुस्तान के ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत एक जाने माने विधिवेता और वरिष्ठ अधिवक्ता थे। प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के होने के पश्चात पंडित नेहरू विदेश के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने चले गए। विदेश में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति के अंतर्गत प्रवेश प्रारंभ किया। भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में 1912 के अंतर्गत प्रवेश करते हैं और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू नींव की ईंट बनना नहीं चाहते थे, वो कंगूरा बनना चाहते थे। उनकी दूरदृष्टि ये थी कि उनका स्वप्न था कि मैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और दर्शन को देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लोकतांत्रिक समाजवाद और अंतरराष्ट्रीयतावाद के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हम लोग अगर सांप्रदायिकता के ऊपर विचार देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल रूप से सांप्रदायिकता यानी कि धार्मिक कट्टरता के घोर विरोधी थे और उन्होंने सदैव हिंसा, घृणा, वैमनस्य और संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता अगर भारत में विद्यमान रहती है तो भारत का कभी भी विकास नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल से भारत में अनेक धर्मों का अस्तित्व रहा है और यही कारण है कि भारत के अंतर्गत सभी धर्मों का सम्मान किया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक अभिशाप माना। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता रूपी नाग ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, भाईचारे
और पारस्परिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को डस लिया है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सदैव जो है पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी सांप्रदायिकता रूपी जहर को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने जो बात जिस सिद्धांतों पर बल दिया सांप्रदायिकता निवारण के लिए, ये देखिए आप, सांप्रदायिकता निवारण के उपाय उन्होंने जो बताए, पंडित नेहरू ने सांप्रदायिकता निवारण के जो उपाय बताए, वो नंबर 1 था उनका संविधान सभा। संविधान सभा नंबर 2 बताया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अंत। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अंत। नंबर 3 अल्पसंख्यकों के भय को दूर करना। नंबर 4 बताया उन्होंने गरीबी उन्मूलन। और नंबर 5 समानता के ऊपर बल। समानता पर बल। इन 5 सिद्धांतों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता निवारण के लिए विशेष उपाय किए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नंबर 1 सांप्रदायिकता निवारण के उन्होंने भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो है बल दिया। नंबर 2 आता है पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद। दूसरा जो टॉपिक आता है कि पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर क्या बल दिया। और लोकतांत्रिक समाजवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद से बच्चों सबसे पहला ये आता है, क्या तात्पर्य, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक समाजवाद की जो स्थिति है जिसमें समाज के अंतर्गत सभी लोगों की भागीदारी हो, समानता के आधार पर भागीदारी हो, कोई व्यक्ति के बीच में ऊंच नीच की भावना नहीं हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पंडित नेहरू की विचारधारा के अंतर्गत, तो पंडित नेहरू ने मनुष्य जीवन और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा को महत्व दिया। पंडित नेहरू का मानना था कि समाज में अगर आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक रूप में कमजोर स्थिति होगी, बेरोजगारी होगी, असमानता होगी, शोषण होगा, चारों ओर क्या होगी, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। समाज में क्या होगी, आर्थिक विषमता व्याप्त हो जाएगी। और जब समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त हो जाएगी तो जंगल में क्या हो, जंगल राज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह व्यवस्था भारत के विकास के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत जो लोकतंत्र होगा
वो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होगा। और पिछड़े वर्ग, जो निम्न वर्ग के तबके के लोग हैं, वो ऊपर अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ साधन उपलब्ध करा पाएंगे। तो उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए आर्थिक न्याय के ऊपर बल दिया। यही पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो इसके नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो ये आता है, लोकतंत्र तथा समाजवाद की पारस्परिकता। जब डेमोक्रेसी मॉडल होगा तो पंडित नेहरू ने कहा राजनीतिक व्यवस्था ऐसी स्थापित होनी चाहिए जिससे नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार मिले, और जहां अधिकार नहीं होगा वहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होने जरूरी है। जहां इक्विलिटी होगी वहां फ्रीडम होगा, और जहां फ्रीडम होगा वही इक्विलिटी होगी। यही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के अंतर्गत सहायक सिद्ध हो सकता है। तो पंडित नेहरू की जो विचारधारा थी वो उन्होंने कहा कि जो है आर्थिक और न्याय संगत समन्वय होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सामाजिक न्याय के ऊपर उन्होंने बल दिया। नंबर 2 आता है समस्याओं का समाधान। देखिए, पंडित नेहरू देश आजाद हुआ और आजादी के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री के समक्ष जो है मूल रूप से बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, विषमताएं, ऐसी अनेक समस्याएं थी। पंडित नेहरू ने कहा इन सभी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पंडित नेहरू का जो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा थी वो मूल रूप से समन्वयवादी थी। नंबर 3 उन्होंने कहा समाजवाद के गतिशील स्वरूप का समर्थन। पंडित नेहरू ने स्वयं के शब्दों में कहा था, मैं समाजवाद को एक उन्नतिशील, गतिशील अवधारणा के रूप में देखता हूं, मैं इसे कठोर अवधारणा के रूप में नहीं देखता। सतत रूप से गतिशील चलता रहे, और मेरा विश्वास है कि समाजवाद की अनेक किस्में हो सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे समाजवाद को संक्षिप्त कठोर शब्दों में परिभाषित करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए। अतः पंडित नेहरू ने समाजवाद को गतिशील बनाया। नंबर 3 जो आ रहा संवैधानिक साधन। पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने के लिए संवैधानिक साधनों में विश्वास किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद के स्थापना के लिए साम्यवादियों की भांति हिंसा और क्रांति का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि समाजवाद के अंतर्गत संवैधानिक साधन अपनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है समतावादी समाज। समतावादी समाज वह समाज होता है जिसमें समाज के तमाम लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिए जाते हैं, और इसका पंडित नेहरू ने भरपूर समर्थन किया। नेक्स्ट आता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जो कार्य किए जाते हैं उसका राज्य के द्वारा भरण पोषण किया जाता है, उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं, और ऐसा राज्य के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास पर जनता की भागीदारी पर बल। आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि जनता जितना अधिक आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगी वो उतना ही अधिक जो है लोकतंत्र मजबूत होगा। यानी कि जनता की सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम समाजवाद को जो है विकसित कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास। लोकतांत्रिक मूल्यों में पंडित नेहरू का एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना में पूरा विश्वास था। उन्होंने बताया लोकतांत्रिक समाजवाद, देखिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र में क्या है? समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है।
बंधुत्व है। और फिर समाजवाद क्या है, ये देखिए समाजवाद, समाजवाद ये आपके डायग्राम से सारा समझ में आ जाएगा। समाजवाद में क्या है, आर्थिक समानता, आर्थिक समानता। नंबर 2 पर आता है न्याय और सुरक्षा, न्याय और सुरक्षा। और 3 पर आता है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये लोकतंत्र और ये समाजवाद, और ये बीच में आ गया जो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इस तरह से पंडित नेहरू ने जो बात कही वो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो है क्रिया संचालित होती है। अतः पंडित नेहरू मूल रूप से हम लोग देखते हैं जो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है मेरा, वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद। देखिए पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो पंडित नेहरू ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या बातें कही। राष्ट्रवाद, पंडित नेहरू के हम लोग अगर राष्ट्रवादी विचारों को देखें तो पंडित नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि मैं एक राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर बहुत बड़ा गर्व है। तो पंडित नेहरू के राष्ट्रवादी विचारों को देखें तो नंबर 1 आता है सीमित, उदार व संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन। उदारवाद में विश्वास उनके जीवन का मूल मंत्र तथा वे उदारवादी राष्ट्रवादी थे। अपने राष्ट्रवाद के प्रति भावुक होते हुए वे दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा नहीं करते और वहां आधिपत्य स्थापित शोषण विहीन समाज की स्थापना की परिकल्पना करते। अतः वे लिखते हैं राष्ट्रवाद अपनी जगह पर अच्छा है लेकिन यह एक अविश्वसनीय मित्र। तो ऐसी स्थिति में नेहरू ने सदैव अपने राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया। नंबर 2, स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत। पंडित नेहरू राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद से मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे संघर्षों की अनुभूति कहा है कि जब कभी कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय मंच पर छा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि किसी भी पराधीन राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम सोपान है, प्रथम आकांक्षा है। नंबर 3 उन्होंने कहा विविधता में एकता। पंडित नेहरू ने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोग निवास करते हैं लेकिन फिर भी आप लोग देखिए वसुदेव कुटुंब यानी कि विविधता में एकता है और आपस में मिलजुल करके कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध। पंडित नेहरू संकीर्ण, एक छोटे स्तर के ऊपर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए उन्होंने कहा कि यह घातक हो सकती है, इसीलिए उन्होंने जो है संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध भी किया। और नेक्स्ट आता साम्राज्यवाद का विरोध। पंडित नेहरू ने कहा कि साम्राज्यवाद पर आधारित राष्ट्रवाद कभी भी विकसित नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने साम्राज्यवादी विचारधारा का विरोध किया और उन्होंने अन्याय और उत्पीड़न का विरोध किया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है समन्वयवादी दृष्टिकोण। तो पंडित नेहरू की जो विचारधारा थी वो मूल रूप से समन्वयवादी यानी कि आपस के अंतर्गत वर्तमान, अतीत और भविष्य को आपस में मिला करके चलती थी। इसीलिए पंडित नेहरू की राष्ट्रीय विचारधारा का महत्व बना हुआ है। तो पंडित नेहरू की विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो वास्तव में पंडित नेहरू अंतरराष्ट्रीयतावाद के पोषक थे। अंतरराष्ट्रीयतावाद
अंतरराष्ट्रीयतावाद। अब पंडित नेहरू के बारे में अंतरराष्ट्रीयतावाद क्यों किया जाता है? नंबर 1 देखिए आप, पंचशील, पंचशील सिद्धांत। नंबर 2 देखिए गुट निरपेक्षता, पेन चल नहीं रहा है, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता। नंबर 3 शांतिपूर्ण से अस्तित्व। नंबर 4 विश्व शांति। नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाना। और नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय कानूनों की पालना। और नंबर 7 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। और नंबर 8 रंग भेद नीति का उन्मूलन। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पंडित नेहरू राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतरराष्ट्रीयतावाद का भी समर्थन करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो पंडित नेहरू की जो विचारधारा और दर्शन था, वो मूल रूप से जो है आपके पंडित नेहरू ने जो दर्शन दिया, वो मूल रूप से एक पंचशील के आधार पर उन्मुक्त वातावरण को महत्व दिया। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ रहा है, वो नया टॉपिक आ रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मूल रूप से जो उसकी विचारधारा थी, जो उनका दर्शन था भारतीय राजनीति के अंतर्गत, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित वर्ग के व्यक्ति थे और उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उनके नारे थे शिक्षित, संगठित और जो उनका नारा था संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल 1891 के अंतर्गत इंदौर के महुआ की छावनी के अंतर्गत हुआ था। बचपन का नाम भीम सकपाल था और 1907 में प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल इंदौर में प्राप्त करने के पश्चात वे बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के बड़ौदा के नरेश ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की और उस छात्रवृत्ति से वो 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं। 1915 में इकोनॉमिक्स की और 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और उसके पश्चात वे लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की। 1923 में बंबई में वकालत प्रारंभ की और 1924 के अंतर्गत वे बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की। पंडित नेहरू बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे और 1930 और 31 के अंतर्गत भारत की तरफ से वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी गए थे। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदुओं से अलग पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। इसीलिए 1932 के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत पारित हुआ और उसके अंतर्गत एक दलितों को हिंदू समाज से अलग करके एक हिंदू कोड बिल पारित हुआ। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने उसका भारी विरोध किया और पुनः समझौता किया। उसके पश्चात 1949 में वे भारत के कानून मंत्री बने, लेकिन पंडित नेहरू से मतभेद होने के कारण उन्होंने
1951 के अंतर्गत त्याग पत्र दे दिया और उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे। तो जो मूल स्थिति थी बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो बाबा भीमराव अंबेडकर एक दलित वर्ग के व्यक्ति थे और वे दलित वर्ग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो मूल रूप से अपना जीवन प्रारंभ किया, तो उन्होंने दलित वर्ग का उत्थान किया और इसी का परिणाम आप लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो उन्होंने मूल रूप से जो कार्य किया वो स्वतंत्रता, समानता और छुआछूत को निषेध अधिनियम पारित करवाया। बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो बाबा भीमराव अंबेडकर का मूल उद्देश्य ये था, जो 4-5 पॉइंट में बताता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या किया। नंबर 1 था वर्ण व्यवस्था का विरोध। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मण वर्ग के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि ये पोंगे पंडित अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें दलित बनाते हैं। हमारा जन्म क्षत्रियों से हुआ है, हम बंगी नहीं है, हम हरिजन नहीं है, लेकिन हमें शूद्र बना दिया गया था, नीच बना दिया गया था, हमें दलित बना दिया गया था, हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जो वर्ण बने हुए थे उनका पूर्ण जोर से विरोध किया और कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की जरूरत नहीं है, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। और इसीलिए उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का नारा बुलंद किया था। नंबर 2 जाति व्यवस्था का विरोध। जाति के लिए उन्होंने कहा कि जो समाज के अंतर्गत जातियां हैं वो अनेक जातियां हैं, लेकिन हिंदू समाज के अंतर्गत मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु मेरी हिंदू समाज में नहीं होगी। हिंदू समाज के अंतर्गत तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत जो निम्न जातियों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। नंबर 3 छुआछूत का विरोध। जो अस्पृश्यता है, कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर किसी के हाथ लगाता, अरे तू दूर है, भंगी है, हरिजन है, घर के अंदर नहीं आएगा, बाहर आकर के रोटी खाएगा, इसको ऊपर से रोटी दो। और आज भी आपको बताऊं कि कई ऐसे राजस्थान में ऐसे जालोर सिरोही के अंतर्गत राजपूतों के ऐसे ठाकुरों के हवेलियां हैं जहां से निम्न वर्ग का व्यक्ति, हरिजन जाति का व्यक्ति घोड़े पर बैठ करके दुल्ला बन करके बारात आगे से नहीं ले जा सकता। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसका छुआछूत का पूरा जोर से विरोध किया। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को जागरूक किया, महिलाओं को शिक्षा पर बल दिया और महिलाओं की सततता पर बल दिया। अतः महिला सशक्तिकरण, महिला जन जागृति पैदा की और महिलाओं को कहा पर्दे के पीछे मत रहो, घूंघट में मत रहो और आप आगे बढ़ो और पुरुष के बराबर समकक्ष कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने महिलाओं के विकास के ऊपर भी बल दिया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दलित वर्ग के उत्थान के उपाय। दलित वर्ग तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत जो निम्न वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो दीनहीन वर्ग था, उनके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तुत की, अनेक ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और दलित वर्ग को स्कॉलरशिप, अनेक ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति को ऊपर उठाने के लिए ऐसे अनेक जो है नियमों की जानकारियां उपलब्ध कराई। तो उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और प्रजातंत्र के ऊपर बल दिया और इसी कारण बाबा भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। दलित वर्ग का मूल रूप से उन्हें, क्योंकि वे सामाजिक न्याय की बात करते थे और सामाजिक न्याय की बात करने के कारण आज समाज के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो द्रौपदी की चीर की तरह आरक्षण बढ़ रहा है, वो मूल रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो दलित वर्ग सदियों से गुलाम रहा, जो निम्न तबके का रहा, उनका विकास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान है।